तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम तकरीबन 15 से 20 मिनट का ये सेशन करेंगे और इस सेशन में हम स्टिक टू द सिलेबस रहेंगे। और एंड में मैं कुछ बातें बताऊंगा जो आपको एग्जामिनेशन में किस तरह से प्रिपेयर करके जाना है और किस तरह से परफॉर्म आप अच्छा कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो सिलेबस है रिसर्च मैथडोलॉजी का है। और रिसर्च मैथडोलॉजी जो है वो आज के टाइम में 21st सेंचुरी में वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी डिसिप्लिन है, चाहे वो नेचुरल साइंसेस हो या चाहे सोशल साइंसेस हो। तो आपको माइंड में ये रखना बेसिकली कि रिसर्च पैथोलॉजी जो है वो एक जर्नल डिसिप्लिन है जो नेचुरल साइंसेस में भी होता है और सोशल साइंसेस में भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है बेसिकली, आपको सोशल रिसर्च के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ना कि नेचुरल रिसर्च के ऊपर। हाँ, आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं नेचुरल फिनोमिना की या नेचुरल रिसर्च की इसमें। लेकिन फिर भी आपको माइंड में ये रखना बेसिकली कि जो सोशल रिसर्च है बेसिकली वो बहुत डायनेमिक है। क्योंकि एक बार मुझे बता दो, आप मेरे एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल राइट नाउ? ओके। सो विवो V2125, अपना नाम पहले पहले लिख दो यहाँ पे, कौन हुआ यू, योर नंबर। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपके 4 यूनिट है बेसिकली, और 4 यूनिट में सबसे पहले रिसर्च मैथडोलॉजी का यूनिट नंबर 1। सो नंबर 1 यूनिट जो रिसर्च मैथडोलॉजी जो बेसिकली है, रिसर्च मैथडोलॉजी में सबसे पहले आपको यू शुड बी क्लियर विद द रिसर्च मैथडोलॉजी कि रिसर्च का मतलब है बेसिकली टू फाइंड आउट समथिंग न्यू। लेकिन सोशियोलॉजी में क्या है इसका मतलब, कि हम सोशियोलॉजी में जिस भी सोशल फिनोमिना को स्टडी करते हैं उसको सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। सो देर इज अ वे टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर सोशल फिनोमिना, है ना। तो वो सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली जो डेफिनेशन जो डेफिनेशन आपने जो डेफिनेशन आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी की पढ़ी है कि सोशियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक मैनर, वही रिसर्च मेथोडोलॉजी है कि हम किसी भी सोशल फिनोमिना को जब सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, एक 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 पर्टिकुलर प्रोसेस से हमने एक चीज को अंडरस्टैंड किया। मेथोडोलॉजी प्रोसेस है, प्लीज रिमेंबर। रिसर्च क्या है बेसिकली, टू फाइंड आउट समथिंग, जो हम चाहे वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करें या एक्सपेरिमेंटल करें या डिस्क्रिप्टिव करें, कोई भी करें। तो सबसे पहले आपको माइंड को बिल्कुल उसमें बिल्कुल एंजाइटी या स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आराम से कि रिसर्च मेथोडोलॉजी तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचुरल नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस है। तो आज के टाइम में आप चाहे 5th सेमेस्टर में जाएंगे, 6th में जाएंगे या यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स जो है वो जो है हर एक सब्जेक्ट में आपको जो है हर एक टॉपिक को जब आप समझोगे तो उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है बहुत हेल्प करेगा आपको। तो सबसे पहले मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च। तो इसमें सबसे पहले आपको मीनिंग सोशल रिसर्च का पता होना चाहिए, नंबर 1, जो आप राम ओझा की बुक से पढ़ेंगे और जो मटेरियल आपको दिया है या जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले रिसर्च का मतलब डीपली आपको पता होना चाहिए और 2 डेफिनेशन इसकी क्लियर होनी चाहिए आपको। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली, कि आज 21st सेंचुरी में रिसर्च पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी डिसिप्लिन है। एक मिनट। और अगर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी डिसिप्लिन है तो क्यों है, क्योंकि
21st सेंचुरी जो है वो साइंस की सेंचुरी हम कहते हैं इसको। और साइंस में जो भी डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है जो साइंस में, उसी प्रकार से जो सोशल साइंसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, मेथडोलॉजी को अडॉप्ट कर रही हैं, अप्रोच को अडॉप्ट कर रही हैं, और अपने डिसिप्लिन को हाईली रिलायबल बनाने का प्रयास कर रही हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जो सोशल रिसर्च है वो काफी चैलेंजिंग है। तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च है, जो 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हैं, उनको बिल्कुल ब्रीफ करिए आप, और उसको प्रिपेयर करके जाइए। जो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता उसको प्रिपेयर करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च। तो टाइप्स बहुत प्रकार की, मैंने पहले भी कहा आपको कि आपको डिस्क्रिप्टिव का पता होना चाहिए, एनालिटिकल का पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल क्या है, एक्सप्लोरेटरी क्या है। दोस्तों ब्रीफली आपको इनके फर्क का पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव हम कहाँ पे लगाते हैं, जब जब हम किसी भी सोशल फिनोमेना को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक्सप्लेनेटरी कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम क्यों की बात करते हैं हर जगह पे, है ना, कि ये चीज इससे बड़ी क्यों है, इस स्टेट में ज्यादा डेवलपमेंट क्यों हो रही है, इसमें क्यों नहीं हो रही है। तो जब भी हम प्रेशर मार्क खड़ा करते हैं तो उसको हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में काउंट करते हैं। एक्सप्लोरेटरी, जब हमारे पास जो है मटेरियल बहुत कम है किसी चीज के बारे में जानकारी के लिए, अगर हम किसी भी चीज को जानना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास मटेरियल कम है या उसकी जानकारी नहीं है, तो एक्सप्लोरेटरी, टू फाइंड आउट समथिंग न्यू। तो इसमें क्या है, बेसिकली हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, लिमिटेड लिटरेचर है, लिमिटेड जानकारी है किसी भी चीज के बारे में, उसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जो काफी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल आप देखते हैं, जिसमें हम वेरिएबल्स की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, और एक साइंटिफिक टूल्स टेक्निक्स को स्टडी करते हैं। तो जो आपकी राम मुझे की बुक है उसका, उससे आपको रीड करना बेसिकली इसको। मैं इसको जल्दी में वाइंड अप करता हूँ, फिर उसके बाद आपको आता हूँ कैसे आपको प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और इससे पहले बेसिक और अप्लाइड। रिमेंबर, बहुत सारे बच्चों ने क्वालिटेटिव क्वांटिटी को रॉन्गली लिखा है इंटरनल में, जो ठीक नहीं है। अगर आप एक्सटर्नल में लिखते हैं तो वहां पे आपको 0 नंबर मिल सकता है, रिमेंबर। एक मिनट। सो प्लीज रिमेंबर, जो जो बेसिक अप्लाइड है, बेसिकली बेसिक क्या है, बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च, जिसमें हम बेसिक जानकारियां हासिल करते हैं, उसको गैदर करते हैं, उसकी किसी भी सोशल फिनोमेना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपके कोर्स टीचर ने आपको कहा कि आपको इस सब्जेक्ट पे ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर गूगल पे सर्च कर रहे हैं या किसी बुक से जानकारी हासिल कर रहे हैं, फिर आप उस टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर आप अपने कोर्स टीचर को सबमिट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली बेसिक रिसर्च। कि वो रिसर्च सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपको उसके बेसिस पे हो सकता है आपको कुछ वो आपको उस टॉपिक के बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस का असेसमेंट करें, लेकिन वो दूसरे रूप में कहीं भी उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। तो हम उसको बेसिक बोलते हैं कि आपने बेसिक जानकारी किसी चीज के बारे में हासिल की। लेकिन अप्लाइड का मतलब क्या है, बेसिकली जिसको हम बोलते हैं बेसिकली एक्शन रिसर्च भी बोल सकते हैं हम इसको। लेकिन इसका दूसरा मतलब क्या है, बेसिकली कि मान के चलिए आपके एरिया में पानी की समस्या है, आपको लगता है कि इस पानी की समस्या को मुझे एड्रेस करना है, तो आपने ये सोचा कि हम इस पानी की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। आपको लगता है कि हम कुछ स्ट्रीम्स अगर वहां से बनाएंगे बेसिकली, तो हो सकता है कि इरिगेशन की समस्या भी दूर हो और आपके इलाके की पानी की समस्या भी दूर हो। तो आप एक प्रपोजल लेके चले जाते हैं कंसर्न अथॉरिटी के पास, और कंसर्न अथॉरिटी भी सोचती है कि हाँ, इस चीज का हम कुछ कर सकते हैं, और कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि पानी आपके गांव तक पहुंच जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके गांव में पानी पहुंचेगा तो इसका मतलब क्या है कि समस्या क्या थी, पानी, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या निकला, पानी, है ना। तो रिमेम्बर दिस आल्सो कि वो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट उसने पहुंचाया। तो इसका मतलब क्या है, वो अप्लाइड रिसर्च है बेसिकली। तो जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, इसमें आप एग्जांपल्स दे सकते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, वो सारी की सारी पॉलिसीज क्या है, बेसिकली वो अप्लाइड रहती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट हर साल या तीसरे साल, 5वें साल जो भी पॉलिसीज बनाती है बेसिकली, या टाइम टू टाइम जो भी पॉलिसीज बनाती है, वो जो पब्लिक है बेसिकली, जो पीपल है, उनके वेलफेयर के लिए पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो आप याद रखिए इस चीज को, जैसे पॉवर्टी को लेके बहुत सारी पॉलिसीज है यहाँ पे, करप्शन को लेके बहुत सारी पॉलिसीज है, और भी बहुत सारी ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिनको सरकार ने एड्रेस किया टाइम टू टाइम। तो आप 1950 से लेके 2023 तक बहुत सारे एग्जांपल अप्लाइड रिसर्च में दे सकते हैं, और गवर्नमेंट सबसे बेस्ट एग्जांपल है अप्लाइड रिसर्च की।
तो ये दो फर्क आपको माइंड में होने चाहिए। उसके बाद क्वालिटेटिव क्वांटिटी। प्लीज रिमेंबर, ये बहुत सारे बच्चों ने, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न को बिल्कुल रॉन्गली लिखा है। जो क्वांटिटिव में लिखना चाहिए वो आपने क्वालिटेटिव में लिखा है, और जो क्वालिटेटिव में लिखना चाहिए वो आपने क्वांटिटिव रिसर्च में लिखा है, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। तो इससे बिल्कुल 0 नंबर मिलता है, क्योंकि आप जो है, आपको जानकारी नहीं है इस चीज के बारे में। तो जिन बच्चों ने लिखा है वो प्लीज उसको दोबारा से अंडरस्टैंड करें, समझें। क्वालिटेटिव का मतलब होता है वी टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर सोशल फिनोमिना। और क्वांटिटी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर सोशल फिनोमिना। जो दिखता है आपके सामने सामने, उसको हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए, एक स्थान पे 20 लोग बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, और कोई आपसे पूछे हाउ मेनी पीपल वर देयर, तो आपने बोलना 20। तो इसका मतलब क्वांटिटिव डेटा है बेसिकली, जो दिखता है आपके सामने, जो क्वांटिटिव फिगर्स में जिसको आप मेजर कर सकते हो। क्वालिटेटिव जो है बेसिकली, वो एक सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग। मान के चलिए, एक पर्टिकुलर विलेज है, और उस विलेज में आप देखेंगे लोगों का अपना अपना ओपिनियन होगा किसी भी चीज के बारे में। तो जब आप उन चीजों को टेकन इनटू अकाउंट लेते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना परसेप्शन है, अपना अपना एक अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने तरीके से बात करेंगे वहां पे। तो उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं बेसिकली, जिसमें हम उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनीथिंग, जब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं या उसको टेकन इनटू अकाउंट लेते हैं, और बाद में उसको उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन क्वांटिटी का मतलब क्या है? मान के चलिए आप एक गांव में जाते हैं, तो आपने देखा हाउ मेनी फीमेल्स और देयर मेल्स आर देयर, टोटल नंबर, उनकी लिटरेसी रेशियो, उनका उस गांव का कितने लोग जो है वो सरकारी नौकरी में है, कितने लोग प्राइवेट नौकरी में है, कितने लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, कितने लोगों की आयु जो है वो 60 ईयर्स प्लस है, कितने लोगों को ओल्ड एज पेंशन मिल रही है। तो वो नंबर्स में आप काउंट कर सकते हैं ना। जैसे मान के चलिए गांव में 100 लोग हैं, तो आपने लिखना है 100 पीपल, टोटल नंबर कितना गांव का, 100 पीपल जो वहाँ पे लोग रहते हैं बेसिकली। उसके बाद विलेजर्स, उसके बाद उस गांव में कितना लिटरेसी रेशियो है, तो वो आप पहले नंबर लिखेंगे। जैसे मान के चलिए 60-40 कुछ भी हो। तो जो भी नंबर्स में आप लिखते हैं ना, जो जो भी ऑब्जेक्टिफाई होता है बेसिकली, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ एनीथिंग, उसको आप बोलते हैं क्वांटिटी। रिमेंबर दिस आल्सो। तो इसको बिल्कुल रॉन्ग रॉन्ग मत लिखना। अगर आप इसको सही लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और रिमेंबर वन थिंग, जो क्वालिटेटिव क्वांटिटी है ना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है, इसको बिल्कुल केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी। अदरवाइज क्या होगा कि बच्चे जो है वो पजल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कल एग्जाम है, पता नहीं क्या होगा, पढ़ा नहीं। तो ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं है। ये सोचो आपको सब कुछ आता है। कूल माइंड से आपको तैयारी करनी है एग्जामिनेशन की। जितना आप कूल माइंड रखेंगे, उतनी अच्छी तैयारी हो पाएगी, उतना अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जामिनेशन में। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट पे मैं आता हूँ, स्टेप्स इन सोशल रिसर्च। तो मैंने जो भी स्टेप्स पढ़ाए हैं आपको, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल प्रॉब्लम से लेके एंड तक, जहाँ पे आप यू नो फिर से स्टडी को रेप्लिकेट करते हैं, वो जितने भी पॉइंट्स है बीच में, चाहे वो सैम्पलिंग है, चाहे वो लिटरेचर रिव्यू है, चाहे वो आगे सैम्पलिंग डिजाइन है, चाहे वो फील्ड में जाना हो, चाहे वो डेटा को गैदर करना है, चाहे वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा है, चाहे वो फाइंडिंग्स, जब आप कुछ फाइंडिंग्स लेके आते हो, या चाहे उस अपनी रिपोर्ट को बनाते हो, तो प्लीज रिमेंबर, जो आपका यूनिट नंबर, सॉरी, सब यूनिट 1.3 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल रिसर्च में। और सोशल रिसर्च हम जब करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए हमारे पास? रिकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिकली आपको डेटा को गैदर करना है, अनसिस्टमैटिक आप नहीं कर सकते। अगर आपने सोचा कि रिसर्च कर रहे हैं तो सिस्टमैटिकली, तो रिसर्च में सारी चीजें मेंशन्ड है कि हम रिसर्च किस प्रकार से करते हैं, लिटरेचर रिव्यू रिव्यू का इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो 1.3 है ना, इसको पढ़ने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाती है कि हमें हमारे हमारे लिए लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लिटरेचर रिव्यू से बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और जब हम लिटरेचर रिव्यू को पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमें अपने फील्ड के बारे में जो है और जानकारी जो है मिल सकती है। क्योंकि देखिए, अगर आप फील्ड में चले गए, आपने लिटरेचर रिव्यू को टच नहीं किया, तो हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजों को स्किप कर देंगे। मान के चलिए, एग्जांपल देता हूं मैं आपको।
जैसे मान के चलिए, आप जो सरकार के 5 ईयर प्लान होते हैं, जो 1950 के बाद शुरू हुए, उनको उनका आप असेसमेंट करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि सरकार ने 1950 के बाद से लेके जो एंड वाला हमारा प्लान है, उस तक कितना सारा जो है वो पॉलिसीज बनाई, कितनी पॉलिसीज जो है एग्रीकल्चर से संबंधित थी, कितनी पॉलिसीज जो थी वो पावर्टी से संबंधित थी, कितनी पॉलिसीज माइग्रेशन से संबंधित थी, कितनी पॉलिसीज इरिगेशन से संबंधित, मतलब एक जनरल आप असेसमेंट कर रहे हैं बेसिकली चीज का। तो आपको सारी जो गवर्नमेंट के 5 प्लान है उनको पहले रीड करना प्रॉपरली। उसके साथ साथ जब गवर्नमेंट 5 प्लान बनाती है, बेसिकली पंचवर्षीय योजना बोलते हैं उसको, और उस अभी तो पंचवर्षीय योजना लागू नहीं है, क्योंकि वो 13-14 में वो वो लास्ट ईयर प्लान हम बोलते हैं बेसिकली, उससे पहले ही, उसके बाद तो नहीं हुआ, लेकिन आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो अगर आप पंचवर्षीय योजना के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो पंचवर्षीय योजना को आपको डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पंचवर्षीय योजना, हम किसी भी चीज को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए लिटरेचर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिसर्चर। तो लिटरेचर रिव्यू को क्या करते हैं हम जैसे मान के चलिए कोई भी प्रॉब्लम है, हम 6 महीना या 1 साल सिर्फ लिटरेचर पढ़ते हैं। लिटरेचर में क्या क्या आता है, जितना भी आपका पब्लिश्ड पब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं, पब्लिश्ड बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, तो ये इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, लिटरेचर। तो साहित्य जो होता है बेसिकली वो ऑलवेज पब्लिश्ड होता है। जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो फिर आप क्या करते हैं, जो भी अथेंटिक इंफॉर्मेशन है उसी को टेकन इनटू अकाउंट लेते हैं। याद रखने चीज को, आप कभी भी ऐसा वैसा नहीं कि किसी ने कुछ छाप दिया कहीं पे भी, आपने उसको बोला कि इस व्यक्ति ने कहा है, उस व्यक्ति की क्या अथेंटिसिटी हो सकती है। मान के चलिए बहुत सारे लोग आज लिखते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप उसको अथेंटिक सोर्स नहीं बोल सकते। वो उस व्यक्ति की जो है वो उस व्यक्ति का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है रिपोर्ट, वो रिसर्च के बेसिस पे होती है, इसलिए हम उसको अथेंटिक मानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बेसिकली एक सोर्स बन जाता है हमारे लिए। कोई व्यक्ति जो है बेसिकली वो कितना ऑथेंटिक है हम कैसे जाने उसको, जब तक वो व्यक्ति रिलायबल ना हो। मान के चलिए कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, जैसे न्यूटन ने कुछ बोला एक टाइम पे, तो हम उसको मानते हैं क्योंकि वो एक रिसर्च माइंड है, रिसर्च किया है, रिलायबल सोर्स है, तो इसलिए हम हर एक व्यक्ति को सोर्स नहीं मानते, या हर एक चीज को, इंफॉर्मेशन को वैलिड नहीं मानते। तो याद रखना, जो भी स्टेप्स है उनको पढ़ना अपना डीपली, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको जिस तरह से आपने इंटरनल में आपने इसको पढ़ा है, उस प्रकार से आप इसको करेंगे आगे, इसके लिए भी। देन वी टॉकिंग अबाउट हाइपोथेसिस। बहुत सरल है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो बेसिकली ये टेंटेटिव असम्पशन है, इसको पढ़ना, इसके साथ साथ इसकी एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं इसमें, और साथ में टाइप्स कितनी है इसकी, इसको भी आप डीपली अंडरस्टैंड करना। जो भी आपने नल हाइपोथेसिस लिखा, बहुत अच्छा लिखा आपने, तो और भी बहुत प्रकार के हाइपोथेसिस हैं, उसको आप डीपली पढ़ना। तो अभी मैं ज़्यादा आपको हेक्ट नहीं करूँगी चीज़ के बारे में कि मैं दोबारा से उसके फोकस करूँ, लेकिन हाँ, पहला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहला यूनिट पढ़ेंगे तो आपको बाकी यूनिट में भी हेल्प करेगा। नंबर 2, सैम्पलिंग डिजाइन। सैम्पलिंग जो सबसे बेस्ट है वो आपकी रामानुजा से, वहां से पढ़ सकते हैं आप। तो सबसे पहले देखिए, सैम्पलिंग दो प्रकार की है, बहुत छोटा सा यूनिट है ये। दो प्रकार की है, एक प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और उसकी आगे भी प्रकार है बेसिकली। उन सब सब टाइप्स को आपने डीपली अंडरस्टैंड करना है। और जैसे मान के चलिए मैं आपको पूछूं, आपको बताऊं कि सैम्पलिंग जो बेसिकली है क्या है। सैम्पलिंग सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्स होता है बेसिकली। और सैंपल क्या है, बेसिकली एक पोर्शन ऑफ ऑफ एक पोर्शन है पूरा यूनिवर्स में से, पॉपुलेशन का। तो वो उस तरीके से आप लिख सकते हैं सैम्पलिंग का पर्पस क्या है, सैम्पलिंग का इंपॉर्टेंस क्या, एडवांटेज क्या है। तो सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पूरे एरिया को जो है वो एरिया में जाके डेटा गैदर नहीं कर सकते। तो हम कुछ कुछ लिमिटेड पॉपुलेशन को जो है वो सैंपल लेते हैं। और जो लिमिटेड पॉपुलेशन है वो साइंटिफिक होती है बेसिकली, कि मान के चलिए एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, हम कंपोजिशन के बेसिस पे ही जो है पॉपुलेशन को चूज करते हैं। तो उसमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, जिसमें हम पढ़ते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इसमें लॉटरी मेथड है। उसके बाद आपका वी टॉकिंग अबाउट एक टिपलेट टेबल है, जो आप पढ़ सकते हैं सीएन शंकर राव से, और इसमें राम ओझा की बुक से। फिर स्टैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, जो हम स्टेटा की बात करते हैं। स्टेटा मतलब क्या होता है,
स्टेटा मतलब कास्ट, क्लास, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी। तो जो भी आपका स्टेटा है ना, डिविजन है, उसको आप इसमें डिवाइड करते हैं अपनी पॉपुलेशन को। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। किसी प्लेस पे देखते हैं आपकी बहुत सारा कंपोजिशन है, पॉपुलेशन बहुत मिक्स है बेसिकली, जैसे सिटी है, तो हम वहाँ पे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग भी ले सकते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वी टॉकिंग अबाउट सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक मतलब जब हम सिस्टमैटिकली किसी चीज को चूज करते हैं बेसिकली, जैसे वन को चूज किया, फिर थ्री को किया, फाइव को किया, इस तरीके से हम पहले सैंपल को चूज करते हैं, और सैंपल को चूज करने के बाद फिर हम पॉपुलेशन को उस उसमें से पॉपुलेशन को लेते हैं। उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्लस्टर सैंपलिंग है, जिसमें हम पढ़ते हैं बेसिकली कि हम पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड करते हैं बेसिकली, और इस क्लस्टर से हम पॉपुलेशन को चूज करते हैं। फिर मल्टी स्टेज है, जब जब कोई भी रिसर्च मल्टी स्टेज भी होती है, और मल्टी फेज रिसर्च। फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। बस आपको करना क्या है बेसिकली, आपने सबसे पहले एक कॉपी लेनी है, कॉपी में आपने सैंपलिंग लिखना है, उसकी दो प्रकार बनानी है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। उसके नीचे उसकी पूरी प्रकार बनानी है, कितनी कितने प्रकार की प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है और कितने प्रकार की नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। और उसी उसी वे से यू हैव टू अंडरस्टैंड, लिटिल बिट आपको जानकारी होनी चाहिए बस, कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है और नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है बेसिकली, कि जब सैंपलिंग सैंपलिंग में हर एक सैंपल यूनिट के मैक्सिमम चांस हो जाते हैं चूज होने के, सिलेक्ट होने के, लेकिन वो नॉन प्रोबेबिलिटी में नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मोस्टली सोशल रिसर्च में यूज की जाती है, सोशोलॉजिकल रिसर्च में यूज की जाती है, तो ये भी आपको माइंड में रखना है। उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आप देखते हैं उसमें कन्वीनियंस सैंपलिंग है। कन्वीनियंस सैंपलिंग को हम एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी बोलते हैं, रिमेंबर। कन्वीनियंस सैंपलिंग को हम एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी बोलते हैं। फिर आपका परपोजिव सैंपलिंग है, जिसको हम जजमेंटल सैंपलिंग भी बोलते हैं बेसिकली। और जैसे आप मान के चलिए ना, परपोजिव सैंपलिंग का मतलब होता है जजमेंटल। जब आपके माइंड में जजमेंटल होगा ना, आपको लगेगा कि कभी कभी हम किसी चीज के बारे में जज करते हैं, और उस बेसिस से हम उस चीज को, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो जजमेंटल सैंपल याद रखना। जजमेंटल सैंपलिंग जो है वो परपोजिव सैंपलिंग का दूसरा प्रकार है। कोटा सैंपलिंग। कोटा मतलब हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, और फिर पॉपुलेशन कंपोजिशन को देखते हैं, और उस कंपोजिशन में से हम इक्वली जो हमारा कोटा बनता है, मान के चलिए एक एरिया है, एक गांव है जिसमें डिफरेंट डाइवर्सिटी है। उस गांव में कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग ना पंजाबी बोलते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ लोग पहाड़ी बोलते हैं। तो हमने लैंग्वेजेस के बेसिस पे, जैसे मान के चलिए उस एरिया में 150 पॉपुलेशन है, और 50 लोग जो है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, 50 लोग डोगरी बोलते हैं, 50 लोग जो है वो पहाड़ी बोल रहे हैं, और 50 लोग डोगरी बोल रहे हैं, सॉरी पंजाबी बोल रहे हैं। तो हमारे पास लैंग्वेज के बेस पे कंपोजिशन क्या हुआ, हमारे पास तीन प्रकार की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। तो हम क्या करेंगे, उसमें से 10 लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे। 10 हमने डोगरी लोगों को किया, 10 हमने पंजाबी को किया, 10 हमने जो पहाड़ी लोग हैं। तो इसका मतलब हमने 30 सैंपल लिया आउट ऑफ 150। तो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, कि हमारा जो कोटा सैंपलिंग है, हम कोटा करते हैं, कोटा सैंपलिंग समवेयर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग से सिमिलर है, लेकिन कोटा में क्या है, आप इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं हर चीज को, जो वहां पे कंपोजिशन है बेसिकली। देन स्नोबॉल सैंपलिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा था, स्नोबॉल आप किसी व्यक्ति से, जो आपका आप जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हो, या जिससे आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, उसको आप उससे आप बात करते हो, आपको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे और इन्फॉर्मेशन दे सकता है, जो मेरा सैंपल बन सकता है। तो उस व्यक्ति से बात करने के बाद वो व्यक्ति कहता है, यहाँ यहाँ पे इस प्रकार का व्यक्ति है जो आपको इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी दे सकता है। तो आप इस तरह से स्नोबॉल सैंपलिंग करते हैं। तो आप इससे पढ़िए, सैंपलिंग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है रिसर्च की आज के टाइम पे। विदाउट सैंपलिंग कोई भी रिसर्च नहीं होती। सैंपलिंग क्यों करते हैं हम, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम कुछ ही लिमिटेड पॉपुलेशन को चूज करते हैं, और उस पॉपुलेशन के बेसिस पे हम पूरी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सैंपलिंग। कम टू ये नंबर 3, जो आप बार बार लिख रहे थे कि इसका वो नहीं है। मैं जनरल बताऊंगा आपको। यू नंबर 3, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। मान के चलिए आपका मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन, आपने देखा होगा जब मोबाइल फोन में कोई भी डिफॉल्ट आता है बेसिकली, तो आप मैकेनिक के पास चले जाते हैं, और
जब आप मैकेनिक मैकेनिक के पास जा रहे हैं बेसिकली, तो मैकेनिक के पास सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वो आपके पास नहीं है। वो उसको इजीली ओपन भी कर सकते हैं। एक मिनट, समवन इज, किसकी बात है ये? क्लियर। तो मैकेनिक के पास जाएंगे, उसके पास सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होंगी उस मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए। उस मोबाइल को जो है आपको परफेक्ट करके वो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उसको ओपन करने के, उसको देखने के। उसमें कोई भी चीज़ है, वो उसमें उसको आपको कह भी सकते हैं कि मोबाइल का दिस दिस पार्ट डिफॉल्ट है इसमें, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो प्लीज रिमेम्बर, जो आप है ना, जैसे मान के चलिए आप है, तो आप आपको भी रिसर्च मेथोडोलॉजी में ट्रेन कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर कोर्स ट्रेन करता है आपको। और आप जब भी रिसर्च करेंगे बेसिकली, तो आप हर एक टूल एंड टेक्निक्स का यूज करेंगे वहां पे। क्यों? क्योंकि आपको डेटा को गैदर करना बेसिकली। जिस प्रकार से एक मैकेनिक एक मोबाइल को ऑपरेट करता है, उसको यू नो परफेक्ट करता है, उसको ठीक करके आपको देता है बेसिकली, उसी प्रकार से आप भी, आपके पास भी टूल्स एंड टेक्निक्स है बेसिकली। क्या है आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स? मान के चलिए आपके पास डेटा कलेक्शन के सोर्स क्या है बेसिकली। मान के चलिए आपको किसी भी एरिया के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम को आपको इन्वेस्टिगेट करना है, सोशियोलॉजिकली इन्वेस्टिगेट करना है, तो सबसे पहले क्या होगा बेसिकली? सेकेंडरी सोर्सेस। आप किसी भी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सेकेंडरी सोर्सेस को देखना है कि क्या सेकेंडरी सोर्सेस इस एरिया के बारे में लिखे गए हैं, क्या है अवेलेबल इंटरनेट पे, ऑनलाइन लाइब्रेरी में, या कहीं पे। आपको अनगिनत सोर्सेस मिल जाएंगे उस चीज के बारे में। आप एक बार सर्च करके देखिए किसी भी चीज के बारे में, जो भी आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को देखिए इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। क्योंकि बहुत सारी रिसर्च जो है हर चीज के बारे में हो रखी है और हो भी रही है बेसिकली। तो जो आपका सेकेंडरी सोर्सेस है बेसिकली, वो क्या होगा? जितना भी आर्टिकल्स हैं ऑनलाइन मीडिया में, या गूगल पे, या कोई भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट, या कोई भी बुक, या कोई भी आर्टिकल, कुछ भी हो जो भी लिखा गया है बेसिकली, या कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़पेपर हो, प्रिंट मीडिया, कुछ भी हो, उस सारी चीजों को आप रिव्यू करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, और अपनी प्रॉब्लम के साथ उसको रिलेट करोगे बेसिकली। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम यूनिक है, ये प्रॉब्लम 2023 में ही अमर्ज हुई है बेसिकली, जैसे मान के चलिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 2019 के बाद जो है ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन हैं, या जो भी छोटे बच्चों को मोबाइल फोन देना, ये आम बात हो चुकी है। क्योंकि कोविड 19 ने बहुत सारी चीजों को चेंज करने का प्रयास किया है। तो ये पहले नहीं था। तो पहले लोगों का परसेप्शन डिफरेंट था, अब परसेप्शन चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारी चीजें जो है वो आपको लगेगा कि हमारी प्रॉब्लम डिफरेंट है, लेकिन लिटरेचर कुछ और बोल रहा है, तो आप उस लिटरेचर में लूप होल्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंडरी सोर्स वो सारा सोर्स है जो पब्लिश्ड है। रिमेंबर, ऑल पब्लिश्ड रिपोर्ट्स, जो भी पब्लिश्ड रिपोर्ट्स है, और जो भी पब्लिश्ड रिपोर्ट्स किसने किया है? ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस ने, ऑथेंटिक पब्लिकेशन हाउस ने उसको पब्लिश किया है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी लिख दिया और बोले कि नहीं ये पब्लिश किया मैंने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, तो वो कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। एक मिनट, अभी बस 5 मिनट की क्लास है, मैं बंद कर रहा हूँ। ऑथेंटिक सोर्स वही सोर्स है जो आपको आ, जो आपको कहाँ से मिल रहा है बेसिकली, जो आपको किसी बुक के रूप में मिल रहा है। और अगर आप कोई बुक देखेंगे, उसके पीछे पब्लिशर का नाम भी होगा, उस ऑथर का नाम भी होगा, वो बुक का पब्लिश हुई है, उसको बोलते हैं ऑथेंटिक सोर्स। उस बुक में प्लेजरिज्म नहीं होगा कि आप उसको इंटरनेट पर डालेंगे और सारा दिखेगा इस व्यक्ति ने तो कॉपी किया कहीं से, तो वो ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, वो कॉपीराइट वायलेशन है। तो रिमेंबर, सेकेंडरी सोर्सेस वो सारे सोर्सेस हैं जो पब्लिश्ड होते हैं ऑलरेडी। बहुत सिंपल है, सरल है, आप लिख सकते हैं। ये प्रश्न जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, प्राइमरी मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। मैंने कल भी कुछ नोट्स दिए आपको, उसको प्रिपेयर करना। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो रिसर्चर फील्ड में जाके गैदर करता है बेसिकली, दैट इज प्राइमरी। इंटरव्यू एंड इट्स टाइप्स। तो इंटरव्यू जो बेसिकली है, एक एक क्या है बेसिकली, एक इनफॉर्मल वर्बल है ना, एक कम्युनिकेशन है बिटवीन टू पीपल, और बिटवीन जो इंटरव्यूअर होगा या इंटरव्यूवीज होंगे ग्रुप में, उनका है। इंटरव्यू बहुत प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। क्लियर? इन डेप्थ इंटरव्यू होता है, फोकस इंटरव्यू होता है, तो इसको आप राम मुझे से पढ़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
क्वेश्चन आते हैं हर साल, रिमेंबर दिस। क्वेश्चनर एंड इट्स टाइप्स है ना। तो क्वेश्चनर क्या होती है बेसिकली, एक हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, कुछ क्वेश्चन उसमें लिखते हैं, आपने सरल भाषा में लिखना है कि क्वेश्चनर क्या है बेसिकली। कुछ हम कुछ क्वेश्चंस को सेट करते हैं और उसको जो है कुछ लोगों को भेजते हैं, चाहे वो ईमेल के थ्रू चाहे पोस्ट के थ्रू। तो क्वेश्चनर हम मोस्टली किनको भेजते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको आप जानते हो, जो प्रोफेशनल है, जो आपको लगता है कि रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन जो जो इलिटरेट है उनके उनको आप नहीं भेज सकते क्योंकि वो भर नहीं पाएंगे, तो वहां पे रॉन्ग हो जाता है बेसिकली क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर से आप बहुत सारी पॉपुलेशन को कवर कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप यहाँ से अमेरिका में भी भेज सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप किसी को जानते हैं अमेरिका में, आप उनको बोलते हैं कि आप अपने एरिया में मेरे क्वेश्चनर को, मैं क्वेश्चन आपको भेज रहा हूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। तो ऐसे भी लोग करते हैं जो क्वेश्चनर को इस तरीके से भरवाते हैं बेसिकली। ऑब्जर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट मेथड है सोशियोलॉजिकल रिसर्च में। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है ऑब्जर्व करना किसी को, अपनी अपनी आई से, आंखों से किसी को ऑब्जर्व करना, डीपली ऑब्जर्व करना, जिसमें आप व्यक्ति का पूरा व्यक्ति या व्यक्ति क्या कर रहा है, तो आप हर चीज को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। ऑब्जर्वेशन एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च का पार्ट है। इसमें पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट होते हैं, दो दो प्रकार के। पार्टिसिपेंट जिसमें रिसर्चर खुद पार्टिसिपेट करता है, और नॉन पार्टिसिपेंट जिसमें रिसर्चर उतना पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन एक्टिविटी को जानता बात है। मान के चलिए एक शादी हो रही है और शादी में आप उस शादी को देख रहे हो, फील कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो वो क्या हो गया बेसिकली, वो एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आपने की। आप वहां जाके उसमें बैठे, आपने उसको जो भी रिसर्च हो रही है बेसिकली, उसमें यू आर बिकमिंग अ पार्टिसिपेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोशल एक्टिविटी। लेकिन मान के चलिए शादी हो रखी है और बाद में जाके आप उस पर्टिकुलर चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं थ्रू पीपल, तो वो नॉन पार्टिसिपेंट है बेसिकली। यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, बट you are investigating that particular social activity or social phenomena. That is all about ये। लास्ट वाला यूनिट में थोड़ा लमसम बताऊंगा, मीन मीडियन मोड लमसम तरीके से बताऊंगा। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी में तीन प्रकार की होती है। ये जो जो प्रोसेस है, ये स्टैट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मीन मीडियन मोड। तो मीन का मतलब है अर्थमेटिक, जिसमें हम फॉर्मूला लेते हैं बेसिकली। और अगर मैं आपको बताऊं तो अभी हमारे पास 2 मिनट और बचे हैं इसमें, तो 2 मिनट में अगर हो सके तो हम कवर करेंगे उसको। देखिए मीन का सही सा मतलब क्या है बेसिकली, ये टोटल संख्या 1600, 1500, 1400, 1525, 1625, 1632, इस सबको हम डिवाइड, सबको हम प्लस करते हैं और डिवाइड बाई टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो दैट इज हम इस तरह से मीन कैलकुलेट करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या है बेसिकली, x1 2 3 xn कुछ भी हो सकता है। जैसे xn इसमें क्या है 1630, तो वो इसमें क्या है बेसिकली, दीज आर ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 x4 है ना, वट एवर। उसके बाद टोटल नंबर कितने हैं 6, तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। दिस इज फॉर्मूला। टोटल एन का मतलब क्या है, टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, मैंने पहले भी बताया आपको। मीडियन मतलब सेंटर वैल्यू। उसके बाद दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन। एक मिनट रुको, एक मिनट, आई थिंक इसको मैं थोड़ा बताऊंगा आपको।